वेक्टर्स की शुरुआत फिजिक्स को और स्पेस को समझने के लिए की गई थी। वेक्टर्स चालू किए गए थे, वेक्टर्स का इंट्यूशन मैथमेटिशियन लोगों को आया था स्पेस को समझने के लिए, मतलब 3 डायमेंशन को समझने के लिए और फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो नया चैप्टर चालू कर रहे हैं अपन वेक्टर्स, और बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन से ही चालू करेंगे अपन। तो है ना, वेक्टर और स्केलर दो प्रकार की क्वांटिटी आप लोगों ने फिजिक्स में सीखी होंगी, है ना, वेक्टर्स और स्केलर्स। तो अगर मैं कहूं आपसे स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, जी क्या बताओगे? टेंसर्स भी होते हैं, आपको पता होगा, है ना। एक्चुअली टेंसर्स एक ब्रॉडर कैटेगरी है ना। स्केलर्स और वेक्टर्स भी खास किस्म के टेंसर्स हैं, ये भी टेंसर्स हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो टेंसर्स में स्केलर्स होती हैं, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो टेंसर्स में वेक्टर्स होती हैं, और कुछ क्वांटिटी ना स्केलर होती ना वेक्टर होती, वो फिर टेंसर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ब्रॉडर कैटेगरी है टेंसर, है ना। उसके दो स्पेशल केस स्केलर्स और वेक्टर्स हम हमारे सिलेबस में डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेक्टर की डेफिनेशन बताइए क्या है, व्हाट इज वेक्टर? वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करें। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ना फॉलो करें, सिर्फ इतना कह दें कि एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज वेक्टर, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा क्या? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is known as vector। तो उसको वेक्टर बोलेंगे। और एनी फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude no direction is known as scalar। ये अपने को पता है जी। अब वेक्टर की डेफिनेशन में लोग ये भी बोल देते हैं कि जी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल लेकर के बताते होंगे तुमको कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और फिर भी वेक्टर नहीं है ना, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। मगर पता नहीं क्यों मेरे को तो समस्या सी रही है हमेशा कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं होता, वो अगर देखा जाए तो तार का डायरेक्शन होता है। अरे मैं ठीक कह रहा हूं क्या? जब इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ाया जाता है तो एक तार में से करंट बह रहा हो तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है कि तार का डायरेक्शन होता है वो, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है? करंट का डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? मतलब करंट के फ्लो के इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, उनकी वेलोसिटी के ऑपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी तो होती तो है वेक्टर, क्या प्रॉब्लम है? वेलोसिटी तो होती है वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऑपोजिट कोई क्वांटिटी होगी तो वो भी वेक्टर होगी। तो इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इलेक्ट्रिक करंट में वो फील इसलिए नहीं आती आपको क्योंकि वो डायरेक्शन तो होता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के ऑपोजिट, और तुम डिफाइन कुछ और कर रहे हो और देखना कुछ और चाहते हो। तो इसलिए अपने आप को हम बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है फिर, है ना, बहुत बड़ी बड़ी किताबें मैंने छान मारी सिर्फ वेक्टर की डेफिनेशन को देखने के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी किताबों ने कहा है कि जी ये बात लिख दो सफिशिएंट है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसका मैग्नीट्यूड हो और उसकी खुद के डायरेक्शन की सेंस हो,
अब आपने जबरदस्ती घुसा दी डायरेक्शन की सेंस तो एक अलग बात है भाई, आप किस इंटेंशन से घुसा रहे हो, क्या डिफाइन करो, डिफाइन करने को तो पता नहीं आप क्या कर दो। कोई फिजिकल क्वांटिटी नेचर में ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जिसका मैग्नीट्यूड हो और खुद में इंडिपेंडेंटली डायरेक्शन की सेंस उसके अंदर है, तो वेक्टर बोल दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर कुछ भारतीय राइटर्स ने लिखा हुआ है कि जी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है बात एकदम सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो लिख देते हैं, अपन भी लिख देते हैं, ऑल्सो फॉलोज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन मेरा मन नहीं करता लिखने का कभी भी। ऑल्सो फॉलोज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें अगर खुद में एक डायरेक्शन की सेंस है और मैग्नीट्यूड उनका है तो वेक्टर होंगी, वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगी ही, है ना। एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे क्या आप लोगों को, है ना। चलो लिख देते हैं, हमारा काम तो हम पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, फोर्स हो गया, और क्या हो गया जी, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई जी, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं जी, स्पीड हो गया जी, स्पीड, और क्या लिखें, है ना। प्रेशर का क्या सीन है, प्रेशर, प्रेशर स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है, अच्छा। स्पीड हो गया, डिस्टेंस का क्या सीन है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या सीन है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है क्या। मैंने किताब में पढ़ा देखा था कि टेंसर ऐसा कुछ लिखा था कि स्केलर नहीं है, लगती तो है, फील आती स्केलर है, मतलब मैंने पढ़ा था, मेरे को थोड़ी थोड़ी याद आ रही, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं हल्की हल्की, है ना। डेंसिटी का क्या सीन है, डेंसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डेंसिटी ये थोड़ी अलग किस्म की क्वांटिटीज हैं, ठीक है, किताबें पढ़ोगे तो समझ आएगा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से स्केलर मान लो आप, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से आप स्केलर मान लो, ठीक है ना, लेकिन इनमें कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। चले आगे, तो अपना यहाँ पे इंटेंशन क्या है, वेक्टर्स को सीखना है, स्केलर्स तो अपन सीखते आए ही हैं, ठीक है। मैथ्स में हम वेक्टर्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम स्पेस को पढ़ पाए, स्पेस बोले तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को पढ़ पाए, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे उसमें कंप्लीटली वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हम 3D को पढ़ पाएंगे, है ना। तो हम 3D सीखने के लिए वेक्टर्स को डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। तो एक फोर्स है मान लो 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो हम 5 यूनिट लेंथ का एक डंडा बना दें और ये डायरेक्शन डिफाइन कर दें, तो ये बन गया वेक्टर, ठीक है। किसी भी वेक्टर को एक तीर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एरो का कोई भी नाम रख सकते हैं, ऐसे करके मैंने ए वेक्टर इसका नाम रख दिया, ठीक है ना। हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक भाषा, कोई दूसरी भाषा, कोई भी भाषा ले लो आप, अल्फाबेट के ऊपर अगर आपने वेक्टर का निशान लगा दिया तो इसका मतलब आपने इस वेक्टर का नाम रख दिया, ये वेक्टर ए वेक्टर है, और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये तीर बताता है, और मैग्नीट्यूड जो है इस डंडे की लेंथ बताती है, कई बार ये लेंथ कैलिब्रेट करती जाती है। वेक्टर का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है, जैसे एक तो इसका पूरे का नाम रख दिया ए वेक्टर, या फिर कई बार क्या करते हैं हम लोग, इस इनिशियल पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, और ये जो फाइनल पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं बी, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के रेफरेंस में वेक्टर को लिख दिया जाता है ऐसे ए बी वेक्टर, है ना। ए बी वेक्टर लिख दिया जाए तो ये बात तय है कि ए इनिशियल पॉइंट है और बी मेरा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है हम इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। हर वेक्टर में इनिशियल और फाइनल पॉइंट होते हैं,
और इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग होते हैं। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएं तो वेक्टर बन पाएगा क्या? अरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाएं तो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए मतलब बी ए पे ही आ जाए, यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है, तो फिर तो ए वेक्टर हो जाएगा, है ना? जीरो वेक्टर हो जाएगा फिर तो, है ना? वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बचेगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड तो बचेगा ही नहीं, लेंथ तो बचेगी नहीं, तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो जीरो वेक्टर की जो, जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड जीरो है वेक्टर का, डायरेक्शन क्या है पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? होता है नहीं होता है, ऐसे लिख दे ए वेक्टर तो समझ जाओ इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर को यूं आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? जीरो वेक्टर को अलग से पढ़ेंगे तो और बातें भी करेंगे जीरो वेक्टर की अपन, ठीक है? अब मैथमेटिशियन लोगों ने क्या कहा, मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि जी कोई भी वेक्टर जो है ना वो एक लाइन के ऊपर टिका हुआ होता है। जैसे ये एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, है ना? ये इनिशियल पॉइंट इसका ए था, फाइनल पॉइंट बी था, तो ये जो ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर एक लाइन के ऊपर टिका हुआ है ऐसे करके, या यूं कहें एक लाइन इसके थ्रू पास करती है। इस लाइन को लाइन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट, है ना? वो लाइन जिसके ऊपर वेक्टर टिका हुआ हो, या यूं कहें वो एक वेक्टर के थ्रू पास होने वाली ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। हर वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक लाइन ऑफ सपोर्ट होती है। बहुत सारे वेक्टर की एक लाइन ऑफ सपोर्ट भी हो सकती है, जैसे ये वेक्टर है सी डी वेक्टर, ये सी डी वेक्टर है, इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट और ए बी वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, तो कई वेक्टर्स की लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो सकती है। लाइन ऑफ सपोर्ट का क्या यूज है ये बात मुझको भी कॉलेज में जाकर के समझ में आई, जब और डिटेल में मुझको मैकेनिक्स पढ़ाई गई तो समझ में आया कि हाँ लाइन ऑफ सपोर्ट चीज क्या होती है, क्या यूज होता है ना? मैकेनिक्स में जब बहुत सारे फोर्सेस वगैरह लग रहे होते हैं, है ना, तब जाकर के आगे समझ में आता है कि हाँ यार लाइन ऑफ सपोर्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। फोर्स का ये जानना कि वो किस लाइन ऑफ सपोर्ट पे है, ये जरूरत महसूस होती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, बहुत सारे सिचुएशंस में चीजों को डील करने के लिए। तो लाइन ऑफ सपोर्ट का महत्व आपको गणित में यहां समझ में अभी नहीं आने वाला, बस पढ़ लो लाइन ऑफ सपोर्ट होती है, इसकी इंपॉर्टेंस अगर किसी अच्छे कॉलेज में आप लोग चले जाते हो तो समझ में आ सकती है आपको, ठीक है जी? लाइन ऑफ सपोर्ट अपने को समझ में आ गई है ना? एक वेक्टर तो अपने को क्लियर हो गया। ये ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर है ना, वेक्टर दो चीजों से मिलके बना है, तो ये ए बी वेक्टर भी दो चीजों से ही मिलके बना होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंबाइंडली वेक्टर बना देते हैं। तो ये जो ए बी वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का ढंग है, दोनों तरफ आप ये दो वर्टिकल बार्स लगा दो, ठीक है? तो ये हो गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन लिखने का जो तरीका है वो ये है ए बी के ऊपर कैप लगा दो। तो मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर बन जाता है, ठीक है? ऐसा डिफाइन किया गया है, ठीक है? ये क्वांटिटी है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। कुछ भी डाउट आए ना, कितना भी बेसिक क्यों ना हो, पूछ लेना मेरे से आप। और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है जी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपने को समझ में आ गया, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी वेक्टर अपने को मिलता है, ठीक है? यहां से ये बात भी समझ आ रही है कि जब कभी भी मुझे वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो एक वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन, कोई पूछे ना वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन बताओ, इसका मीनिंग ये है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है ए बी कैप जानने में
क्योंकि ए बी कैप को ही डायरेक्शन डिफाइन किया गया है, तो ए बी कैप बता दो उसको आप, अगर डायरेक्शन पूछा है तो। बहुत ही सिंपल बात है ना, है ना। ये यूनिट वेक्टर भी बोला जाता है। खैर, मान लो ये मेरा है ए बी वेक्टर, ये ए बी पॉइंट है, तो इसको मैं ए बी वेक्टर बोल देता हूं। ये लो ए बी वेक्टर बोल देता हूं, है ना। ये वाला वेक्टर है, इसको मैं ए सी वेक्टर बोल देता हूं। ये जो वेक्टर है इसको मैं ए डी वेक्टर बोल देता हूं। तो इनके नाम देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाला पॉइंट तो ए होगा। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तब इसका नाम एसी वेक्टर रखा है। और ये पॉइंट डी है। आप अगर ध्यान से देखें तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम है सारे वेक्टर्स का। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो इनको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, है ना। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, है ना, उन वेक्टर्स को बोला जाता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। if the starting point of vectors is same, स्टार्टिंग और इनिशियल बोल सकते हो आप, इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर्स इज सेम, तो ऐसे वेक्टर्स को हमको इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने की बजाय अगर एंड पॉइंट सेम हो, मतलब टर्मिनल पॉइंट सेम हो, जैसे ये मान लो टर्मिनल पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, है ना, इस पॉइंट पे लग रहे हैं 3 फोर्स। तो ये है मान लो ए और ये है बी, या इसको डी बोल देते हैं। तो ये मेरा ए डी वेक्टर हो गया, ये हो गया बी डी वेक्टर, और ये हो गया सी डी वेक्टर, है ना। तो टर्मिनल पॉइंट सेम हो तो को टर्मिनल वेक्टर्स बोला जाता है। यहाँ पे देखिए टर्मिनल पॉइंट सेम है तो इनको बोलेंगे हम को टर्मिनल वेक्टर्स। तो यार अपन इस बात को भी लिख लेंगे कि ये को टर्मिनल वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट, है ना, सेम टर्मिनल पॉइंट हो, है ना। एंड पॉइंट, लास्ट का जो पॉइंट है जहां पे वेक्टर जो है टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो वो सेम होना चाहिए, सेम टर्मिनल पॉइंट। ठीक है जी, को इनिशियल वेक्टर हो गए हमारे, को टर्मिनल वेक्टर हो गए हमारे। फ्री वेक्टर होते हैं कुछ, कुछ लोकलाइज्ड वेक्टर्स होते हैं जी। फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स में बता सकते हो क्या क्या सीन होता है भाई? कौन से वेक्टर्स को फ्री वेक्टर बोलेंगे, कौन से वेक्टर्स को लोकलाइज्ड वेक्टर्स बोलेंगे, हैं जी? सोचो जरा, फ्री वेक्टर्स क्या हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या हैं? भाई एक वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउड हो तो उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं, और एक वेक्टर की शिफ्टिंग अगर अलाउड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना, है ना। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड होती है फ्री वेक्टर्स में। जैसे अगर मान लो ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को शिफ्टिंग का मतलब पैरेलल शिफ्टिंग, अगर इसको यहां बना दोगे तो भी ए वेक्टर रहेगा, यहां बना दोगे तो भी ए वेक्टर रहेगा, ठीक है। लेकिन पोजीशन वेक्टर का एग्जांपल लो अगर आप, तो वो फ्री वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर बेचारा पोजीशन बता रहा था, आपने उसको बदल दिया। देखो जरा, ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स वाई और जेड एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन बता रहा था, ये ओरिजिन है। यहाँ पे था एक वेक्टर जो 1,2,3 इस पॉइंट पे पॉइंटेड था, है ना, 0,0,0 से शुरू होकर के। तो ये वेक्टर है बेसिकली आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये वेक्टर जो है
ये वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है जो एक बिंदु की पोजीशन बता रहा है कि जी कहां से चालू हुआ और कहां पे टर्मिनेट हो रहा है ये। अगर आपने इसको उठा करके कहीं और रख दिया तो आपने तो क्या कर दिया, जो ये चीज बता रहा था खत्म कर दी, वो बात सेंस खत्म कर दी इसकी। तो इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर हैं इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इनको आप शिफ्ट करोगे तो इनका सेंस बदल जाएगा जी, है ना। तो ऐसे वेक्टर जिनको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्ट करने से वो जो वेक्टर आपको सेंस बता रहे हैं वो सेंस ही खत्म हो जाएगी, तो ऐसे वेक्टर्स को लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्री वेक्टर है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, है ना, वेयर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। ये डिपेंड करेगा आपको वेक्टर के नेचर के ऊपर, है ना, वेक्टर का नेचर क्या है उस पे डिपेंड करेगा कि वो वेक्टर फ्री वेक्टर है कि लोकलाइज्ड वेक्टर है, ठीक है। वेयर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज अलाउड, है ना। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, हैं, बोर हो रहे हो क्या, बता देना भाई, अंग्रेजी चल रही है अभी तो देखो। वेयर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउड, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, बेसिक टर्म्स हैं। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर में शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड नहीं है। पोजीशन वेक्टर है, लोकलाइज्ड वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर है जी, ठीक है, ठीक है सर, बातें समझ में आ गई आपको। अच्छा, नल वेक्टर क्या चीज है जी, नल वेक्टर, नल मैट्रिक्स पढ़ी थी अपन ने, है ना। नल वेक्टर, नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी बोल देते हैं जी, जीरो वेक्टर, है ना। इसको अपन वॉइड वेक्टर भी बोल देते हैं जी, है ना। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, वॉइड वेक्टर, कुछ ही बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। मैथमेटिशियन लोगों ने एक दिन ए वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर दिया, ए वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस किया तो उनको मिल गया जीरो। तो उनके मन में सवाल आया कि जीरो है कि जीरो वेक्टर है ये, है ना। यहां से कहानी चालू हुई कि एक वेक्टर में से सेम वेक्टर माइनस कर दें तो आंसर जीरो है या जीरो वेक्टर है। तो सोचा कि जीरो लिख दो या जीरो वेक्टर लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता होगा। मगर उनके दिमाग में एक और बात भी उठी। मैथमेटिशियन लोग कहा करते थे कि दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर मिलेगा, दो वेक्टर को माइनस करोगे तो वेक्टर मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इसको जीरो वेक्टर बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारी एक बात गलत हो जाएगी, लोग हंसी उड़ाएंगे कि दो वेक्टर को माइनस करेंगे तो वेक्टर नहीं आ रहा, देखो रे। तो इस बात को सही रखने के लिए दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर आना चाहिए। अगर जीरो को स्केलर बना देते तो लोग हंसी उड़ाते, देखो स्केलर जोड़ दिया वेक्टर में अभी भी वेक्टर आ रहा है। तो लोग उपहास ना उड़ा पाए, हंसी ना उड़ा पाए एक लॉ की, है ना। मैथमेटिक्स के जो लॉज हैं, वेक्टर्स के जो लॉज हैं वो बिल्कुल वैसे वैसे रहे, है ना, फनी ना बन जाए वो। इसलिए जीरो को उन्होंने जीरो वेक्टर अज्यूम कर लिया। अब वो जीरो, अगर दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से यहाँ पे ये जो वेक्टर आ रहा है ये जीरो वेक्टर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर कोई असलियत में पूछे कि जीरो वेक्टर क्या है तो हम बोलेंगे जी दो वेक्टर को माइनस करके जो आ रहा है ना वो जीरो वेक्टर है। बहुत साधारण तरीका है ये बताने का, समझाने का किसी को। जीरो स्केलर तो है ही, दो स्केलर माइनस होकर के जीरो देते हैं, दो स्केलर माइनस होकर के जीरो देंगे, दो वेक्टर माइनस होकर के जीरो वेक्टर देंगे, ये जीरो वेक्टर देंगे। बस इतनी सी बात अपने को समझनी है, ठीक है, ठीक है ना।
अब जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो बोलेंगे जीरो वेक्टर है जी, है ना। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो इज नोन एज जीरो वेक्टर, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो इज नोन एज जीरो वेक्टर, है ना, उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो हो। डायरेक्शन क्या होती है जीरो वेक्टर की? जीरो वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर में से माइनस करोगे आप, है ना, यही वेक्टर मतलब इस वेक्टर को जोड़ रहे हो आप एक तरीके से, है ना, या फिर इस वेक्टर में से आप इसी वेक्टर को माइनस करोगे, तो डायरेक्शन के ऊपर तो कुछ भी नहीं कमेंट किया जा सकता, ठीक है ना, वेक्टर वाली सेंस ही नहीं उसके अंदर है, तो क्या डायरेक्शन की बात करें। तो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, है ना, ये बात अपन ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन जो है जीरो वेक्टर की वो डिफाइंड नहीं है, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। तो जीरो वेक्टर में ये वाला फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं है, ये जो फॉर्मूला आपने बना रखा है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है अगर ए जीरो वेक्टर रहा तो। अरे बात समझ में आ रही है? ए अगर जीरो वेक्टर रहा तो जीरो कैप नाम की कोई चीज डिफाइंड नहीं होती जी, डायरेक्शन तो है नहीं ना उसका, तो जीरो कैप नाम की कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्शन जीरो वेक्टर का डिफाइंड नहीं है ना। अगर आप इसको नोटेशन वाइज लिखना चाहो तो ए वेक्टर जो है, बी वेक्टर जो है, ये जीरो वेक्टर हैं, है ना, ये जीरो वेक्टर्स हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है। किसी वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, तो वो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है ना। वेक्टर भाई मैग्नीट्यूड तो कुछ है ही नहीं, लेंथ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, जीरो वेक्टर ही होगा, और क्या होगा वो। क्लियर है जीरो वेक्टर की कहानी? चलो जी, जीरो वेक्टर की कहानी अपने को एकदम क्लियर है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट, है ना, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट। सिंपल सी बात है, एक यूनिट का मैग्नीट्यूड होगा तो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे जी, है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो, ये लो आप 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड है, ये लो जी आप 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड है। ये मेरा मान लो ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 था, ये मेरा बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 था, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे ये बात साफ देखी जा सकती है कि ए वेक्टर जो होता है वो होता है मोड ए वेक्टर इंटू ए कैप, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मान लो 5, और उसको अगर हम 5 से ही डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है ना। ये बात अपने को समझ आ रही है? तो इसको अपन यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो ए कैप है, ए कैप बेसिकली यूनिट वेक्टर है, ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दोनों एक ही बात है। यूनिट वेक्टर को ही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर करके डिफाइन किया गया है ना। ठीक है ना, सीधी बात है यार कि एक वेक्टर ले लो, कोई भी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर ले लो, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 50 है, तो आपने इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड तो इसका पूरे का 1 कर दिया आपने, तो यूनिट वेक्टर बना दिया आपने इसको, है ना, यूनिट वेक्टर बना दिया।
बना दिया तो बन गया यूनिट वेक्टर ये। तो यहाँ पे एनी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी अ यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो यूनिट वेक्टर की कहानी अपने को समझ में आ गई जी, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसका भर भर के इस्तेमाल होने वाला। जब तक हम वेक्टर 3D पढ़ेंगे तब तब हम कोलिनियर वेक्टर्स की चर्चा करते रहेंगे, है ना। कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ये जो टर्म है इसको समझने के साथ साथ हम एक और टर्म भी लिख देते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि लोगों के दिमाग से ये कोलिनियर पॉइंट्स की जो इमेज है वो जाती नहीं है और कोलिनियर वेक्टर्स को वो सीख नहीं पाते हैं, और इन दोनों बातों में एकदम घोचे कर देते हैं आपस में, तो कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो इसलिए मैं शुरुआत में ही आपको ये बता रहा हूं कि कोलिनियर पॉइंट और कोलिनियर वेक्टर आपस में कोई लेना देना नहीं, दो अलग टर्म्स हैं, तो इनको मिलाइएगा मत कभी भी, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स में हम बोलते हैं दो पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, है ना। कोलिनियर पॉइंट का मतलब है कि लाइन पे जब पॉइंट लाई करते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाते हैं। तो दो बिंदु तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। अब तीन पॉइंट अगर लाइन पे लाई करें तो कोलिनियर होंगे, यहां पे तीन पॉइंट कोलिनियर हैं, मगर लाइन पे लाई ना करें तो कोलिनियर नहीं होंगे। तीन पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मान लो तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो ऐसी स्थिति होगी, है ना। चार पॉइंट में भी सीन ऐसा ही है, चार पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अगर चार पॉइंट कोलिनियर हैं तो यहाँ पे स्थिति जो है ऐसी होगी, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है जब पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हों तो हम बोलते हैं पॉइंट्स कोलिनियरिटी शो कर रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये तो कोलिनियर पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिन वेक्टर्स की लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं क्योंकि इनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल है। देखिए आप, इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट ये हो गई, इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई हमारी ये, तो ये हो गए कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेरे क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सी वेक्टर है, ये एक सी वेक्टर है और ये है एक डी वेक्टर। मुझे बताओ ये सी वेक्टर और डी वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं क्या? बिल्कुल कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनमें भी आप लाइन ऑफ सपोर्ट इनकी देखोगे तो यहाँ पे जो सी वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट है और जो डी वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल है। तो लाइन ऑफ सपोर्ट अगर पैरेलल है तो वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोला जाएगा। कोलिनियर वेक्टर की थ्योरी और कोलिनियर पॉइंट की थ्योरी अलग अलग थ्योरीज हैं, ये बात भी अपने को क्लियर हो गई है ना। दो वेक्टर कोलिनियर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। यहाँ पे दो वेक्टर कोलिनियर हैं, लेकिन अगर दो वेक्टर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये वेक्टर कोलिनियर नहीं है क्योंकि इनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल नहीं आ रही, ठीक है। तो वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर लाइन ऑफ सपोर्ट आर पैरेलल। Vectors are said to be collinear, are said to be collinear if their line of support are parallel। लाइन ऑफ सपोर्ट जो उनकी पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना। सेम डायरेक्शन के, अच्छा कोलिनियर वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं जी। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स।
पैरेलल वेक्टर बोले तो कि भाई लाइन ऑफ सपोर्ट जो है सेम है, तो यहाँ पैरेलल है दोनों वेक्टर। ठीक है, कुछ किताबों में एक शब्द लिखा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना, आपने कहीं पढ़ा है आपने? एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर का जो ये जो टर्म है, ये मेरे भी सामने कई साल पहले आई थी, तो मैंने सारी किताबें उठा के देखी, तो है बहुत सारी किताबों में, लेकिन मैंने फॉरेन राइटर की किताबें उठा के देखी तो फॉरेन राइटर की अच्छी किताबों में किसी में नहीं मिला मुझे। मुझे तो ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अपने इंडियन का मन कर गया होगा, चलो एंटी पैरेलल वेक्टर बना देते हैं यार, अपन भी थोड़े मजे ले लेते हैं तो ऐसा कर दिया हो किसी ने। खैर, एंटी पैरेलल वेक्टर जो है वो इनको बोला जाता है जिनका ऑपोजिट सेंस हो, जिनका ऑपोजिट सेंस हो। मगर जब जेई के प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और जब जेई की थ्योरी पढ़ते हैं, जेई एडवांस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जो हम कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करते हैं और फिर जो आंसर उनके आते हैं, तो जेई एडवांस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में पैरेलल वेक्टर की कैटेगरी में दोनों रखे गए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी दुविधाजनक सी बात है कि दोनों को पैरेलल की कैटेगरी में रख दिया हमने, तो फिर एंटी पैरेलल किसको बोलेंगे अपन? और इसको एंटी पैरेलल अगर हमने बोल दिया तो इसका मतलब पैरेलल सिर्फ इसी को बोलना चाहिए, फिर समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के एंटी पैरेलल बहुत ज्यादा फोकस दे करके पढ़ने वाली टर्म हमारे सिलेबस के पॉइंट से नहीं है, है ना। अगर कोई आपसे जोर जबरदस्ती करके पूछे बताओ एंटी पैरेलल कौन से हैं, तो बता देना ये वाले हैं। ठीक है, और अगर कोई एंटी पैरेलल का जिक्र ही नहीं करे, सिर्फ बोले कि बताइए पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो बोल दो जी कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं जी। समझ में आ गई सिचुएशन के हिसाब से कैसे डील करना है। किसी बुक का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसमें एंटी पैरेलल के ऊपर डिस्कशन करवाना ही चाह रहा है तो कर दो, नहीं करवाना चाह रहा तो अननेसेसरी मत करो। ठीक है, सुनो पूरी बात और यहां से समझ आएगी आपको। तो एक बात तो तय है कि यहां पे जो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं इनमें मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, है ना। तो एक वेक्टर है, देखो यहां पे मैंने ले लिया आई कैप, है ना, आई कैप ले लिया मैंने, तो इसकी 1 यूनिट लेंथ इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर मैं 2 आई कैप लूंगा तो डायरेक्शन यही रहेगा, डबल हो जाएगा इससे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप 3 आई कैप लोगे तो ट्रिपल हो जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? है ना, बिल्कुल सहमत है। जब भी अपन एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की जो लेंथ है वो बढ़ती या घटती जाती है। अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 आई कैप, तो सिर्फ इतना सा वेक्टर बच जाएगा, ये 1/2 आई कैप। ठीक है, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो जरा, नेगेटिव नंबर क्या कर देता है, वेक्टर का डायरेक्शन बदल देता है। नेगेटिव नंबर ये करता है। तो एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर के साथ क्या हरकत करती है ये अपने को समझ आना चाहिए, मल्टीप्लाई होकर के, है ना। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड में ये हरकत करती है और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो सेंस भी बदल देते हैं वेक्टर की। ठीक है, तो मैं इन सारी बातों से ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड का ही फर्क है, तो क्या बी वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर कोई लैम्डा, ऐसा करके लिख सकते हैं क्या? बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव रही तो ये वाला केस बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वाला केस बन जाएगा। तो ये डेफिनेशन है एक्चुअली, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि दो वेक्टर को कोलिनियर तब बोलेंगे अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम्स हो तो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे बात एकदम साफ है जी कि इफ इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are said to be collinear, are said to be collinear vectors and vice versa, है ना। मतलब अगर
बी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर है तो ए वेक्टर बी वेक्टर को कोलिनियर बोलेंगे, और कोलिनियर है तो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये बात हो गई हमारी मैथमेटिकली, ठीक है। तो मैथमेटिकल कंडीशन अपने को समझ में आ गई कोलिनियर वेक्टर्स की क्या होगी, है ना। मैथमेटिकल कंडीशन पता होनी चाहिए अपने को। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ये बात मैं पहले भी लिख चुका हूँ 2D ज्योमेट्री में, वापस भी लिख दिया, ठीक है, ठीक है जी। तो कोलिनियर शब्द जो है पॉइंट्स के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाए तो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, कोलिनियर शब्द वेक्टर्स के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाए तब पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। इस शब्द में कोई भी कंफ्यूजन अपने को नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। एक और शब्द की चर्चा कर लेते हैं, कोप्लेनर। कोप्लेनर ये भी बड़ा मस्त है, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स की चर्चा भी की जाती है और कोप्लेनर पॉइंट्स की चर्चा भी की जाती है ना। तो यहाँ पे जो कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी, ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स को मैं शुरुआत में ही क्लियर करके चल रहा हूं ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या ना आए। कोप्लेनर पॉइंट्स, कोप्लेनर वेक्टर्स और कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर नाम से ही पता चल रहा है सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, है ना। पॉइंट्स की अगर बात करें तो देखिए जी, ये देखो जी, ये 4 पॉइंट हैं जी, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, बोर्ड का जो प्लेन है इसमें लाई कर रहे हैं, तो कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, है ना। ये 4 के 4 जो पॉइंट हैं ये कोप्लेनर पॉइंट हैं। कोप्लेनर पॉइंट्स वो होते हैं अगर उन पॉइंट्स से एक प्लेन ड्रॉ किया जा सके, एक प्लेन ऐसा एग्जिस्ट करता हो जिसपे वो पॉइंट सारे छप जाए, तो उन पॉइंट्स को बोलेंगे कोप्लेनर पॉइंट है। वेक्टर्स कोप्लेनर तब बोले जाएंगे अगर वेक्टर्स एक प्लेन में समा जाए तो। जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर एक प्लेन में समा जाएं, अगर मान लो ये लो ऐसे करके, ये दो वेक्टर आप देख लो, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड होती है, ये एक प्लेन में समा जाएंगे, तो ये बोलेंगे जी, हम इनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर हैं। 3 वेक्टर हैं जी, 3 वेक्टर, ये लो 3 वेक्टर हैं, क्या ये 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं? बिल्कुल है जी, क्योंकि ये जो 3 वेक्टर हैं इनमें से देखो एक प्लेन पास कर रहा है ना। या यूं कह दो इनकी शिफ्टिंग करके देख लो, ये पूरे बोर्ड में समा जाएंगे, बोर्ड पे छप जाएंगे ये। अगर ये वेक्टर मैं ऐसे करके ऐसे कर दूं और पूछूं बताओ कि जी 3 वेक्टर ये वाले कोप्लेनर हैं क्या, आप बोलोगे जी नहीं। इन दोनों से प्लेन पास करवाओगे तो ये बाहर रह जाएगा, इन दोनों से प्लेन पास करवाओगे तो ये वाला बाहर रह जाएगा, इन दोनों से प्लेन पास करवाओगे तो ये वाला बाहर रह जाएगा। तो 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 3 वेक्टर यूं होंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। 3 वेक्टर कुछ यूं होंगे तो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो वेक्टर की कोप्लेनैरिटी का मतलब है कि वेक्टर्स एक प्लेन पास करवा दें अपने अंदर से तो वेक्टर कोप्लेनर हो गए, और पॉइंट्स में पॉइंट्स अगर एक प्लेन अपने अंदर से पास करवा दें तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे कुछ बातें मैं लिख रहा हूं कि सबसे पहली बात कि दो पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये बात ठीक है क्या? क्योंकि दो पॉइंट से एक प्लेन तो पास करता ही है, मैं तो कह रहा हूं बहुत सारे करते हैं जी। 2 पॉइंट कहीं लगा लो आप, एक पॉइंट लगा लो आप इस वाली दीवार पे और एक पॉइंट लगा लो उस छत के ऊपर, तो एक प्लेन ऐसा होगा जो इस पॉइंट और उस पॉइंट से ऐसे पास कर रहा होगा। इनफैक्ट बहुत प्लेन होंगे। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर।
2 points are always कोप्लेनर। यहाँ पे बातें बहुत ध्यान से सीखना भाई। 2 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं। मैं कह रहा हूं 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पॉइंट भी हमेशा कोप्लेनर होते हैं। 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये बात ठीक लिखी है क्या? 3 बिंदु कहीं लगा लो। एक बिंदु लगा दो आप मार्स पे जाकर के, दूसरा बिंदु लगा दो आप यहां पे, तीसरा बिंदु आप चांद पे लगा दो। 3 बिंदु स्पेस में कहीं पे भी होंगे, वो एक ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। इस वाले बिंदु को मार्स वाले बिंदु से ज्वाइन कर दिया, मार्स वाले को चांद वाले से कर दिया, चांद वाले को इससे कर दिया, तो ट्रायंगल नहीं बन जाएगी। और ट्रायंगल एक कोप्लेनर फिगर होता है ना। 3 डंडे ले लो आप, 3 डंडों से आप एक ट्रायंगल बनाओ, और वो कोप्लेनर ना बने ऐसा संभव नहीं है। आप सोचोगे ये लो मैं इसको 3D में कुछ डिस्टोर्ट कर देता हूं, ऐसे करके करोगे तो देखो ये कोप्लेनर रहेगा ही रहेगा। ट्रायंगल हमेशा एक कोप्लेनर फिगर ही है, वो प्लेन में ही बनेगी। तो 3 बिंदुओं से एक ट्रायंगल बन जाएगी, और ट्रायंगल हमेशा कोप्लेनर फिगर होती है। 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं। क्लियर होगी बात? 4 पॉइंट कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर 4 पॉइंट आपने ऐसे लगा दिए तो कोप्लेनर है। ऐसे लगाने की बजाय एक पॉइंट मान लो आपने यहां लगा दिया कहीं पे, तो ये 3 तो प्लेन में आ गए और ये रह गया बाहर। ठीक है, तो 4 और मोर पॉइंट्स मे और मे नोट बी कोप्लेनर, है ना। 4 या उससे ज्यादा पॉइंट्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं, मे और मे नोट बी कोप्लेनर। ठीक है जी। तो कोप्लेनर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक प्लेन में लाई करे, है ना। पॉइंट्स लाइंग इन अ प्लेन, एक प्लेन में लाई करने वाले पॉइंट्स को, है ना। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स लाइंग इन अ प्लेन, वेक्टर्स लाइंग इन अ प्लेन। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्या ये बात ठीक कह रहा हूं मैं? 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। अगर आप 2 वेक्टर ले लोगे तो एक प्लेन पास करेगा ही करेगा उनमें से। मैं कह रहा हूं 3 पॉइंट इक्विवेलेंट हैं 2 वेक्टर्स के। देखो 3 बिंदुओं से 2 वेक्टर बनते हैं इफेक्टिवली, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये। देखो आप, अगर 2 वेक्टर कोप्लेनर है तो 3 पॉइंट को कोप्लेनर होना ही चाहिए, है ना। 3 पॉइंट्स और 2 वेक्टर्स इक्विवेलेंट सिचुएशन बनाते हैं। समझ आ रही है बात आपको? 3 बिंदुओं से 2 ही वेक्टर बनते हैं, और 2 वेक्टर कैसे भी ले लो प्लेन में आ ही जाएंगे। ऐसे ले लोगे तो भी प्लेन में आ जाएंगे, ये वाले वेक्टर को ऐसे करोगे तो फिर इस प्लेन में आ जाएंगे, ऐसे करोगे तो इस प्लेन में आ जाएंगे, आने ही है। ठीक है, 3 पॉइंट्स एंड 2 वेक्टर्स। यहां पे जो फेमस स्टेटमेंट है वो ये है कि 2 वेक्टर्स एंड 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये बात अभी के अभी अपने को माइंड में सेट हो जानी चाहिए, है ना। सोचना नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जब भी एकदम बोल दिया कि 2 वेक्टर्स एंड 3 पॉइंट्स कोप्लेनर है, तो खट से समझ आनी चाहिए बात अपने को। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया हो गई बात तो ये। ठीक है, चलो अब आगे हम वेक्टर्स में बढ़े। उससे पहले हमको 3 डायमेंशन का आइडिया होना चाहिए। आई होप होगा भी सही, नहीं होगा तो चलो एक बार हम ले लेते हैं, है ना। 2 डायमेंशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है। 3 डायमेंशन 3D का आइडिया ले लेते हैं जी। 3 डायमेंशन बनता है एक्स वाई और जेड एक्सिस से। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव वाई
नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, पहले ही एक बात को नोट कर लो आप, ये वाली एक्सिस एक्स लेनी है, ये वाली वाई लेनी है और ये वाली जेड लेनी है। आप जेड इसको नहीं ले सकते और वाई इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कभी आपने ऐसा लिया है, ये वाली वाई एक्सिस ले ली और ये एक्स ले ली टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में। लेने से प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी, ले लोगे, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। मगर जो क्वेश्चन डेफिनेशन पे बेस्ड होगा वो दिक्कत दे देगा आपको, है ना भाई। जिस जिस क्वेश्चन में इस बात का इस्तेमाल करना पड़ रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस का नाम क्या है, तो वो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो आप इसको एक्स इसको वाई लेकर के पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कुछ डेफिनेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए आपको, है ना। उसी तरीके से आप इनको अदला बदली भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी 3D ज्योमेट्री पूरा वेक्टर पढ़ा जा सकता है। मगर इनको अदला बदली करने से जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्या पता एक आध गलत हो जाए, तो क्यों हमें चांस लेना। तो इसलिए स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि जी आपको ये वाली एक्स एक्सिस लेनी है और इसमें भी राइट वाली जो है पॉजिटिव एक्स लेनी है और लेफ्ट वाली लेनी है नेगेटिव एक्स। ठीक है, ये ओरिजिन हो ही गया अपना। ऊपर वाली पॉजिटिव वाई, नीचे वाली नेगेटिव वाई, वाई डैश भी लिख देते हैं इसको, वाई डैश, ये एक्स डैश, है ना। और बाहर की तरफ जो निकल के आ रही है उसको जेड लेना है और अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिव जेड, जेड डैश। तो 3 एक्सिस हो गई हमारी, है ना। 3D स्पेस जो है उसको समझने के लिए हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारी 3 एक्सिस हैं, इनका पता होना चाहिए, है ना। 3 एक्सिस ने बेसिकली 3 प्लेन को भी जन्म दिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो। यहां पे एक तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक्स वाई प्लेन बनाया है ना, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। वाई और जेड ने जो प्लेन बनाया है, देखो जरा, ये वाला प्लेन वाई जेड प्लेन हो गया जी, ये वाला, ये वाई जेड प्लेन हो गया। और ये एक एक्स जेड प्लेन हो गया, ये हो गया मेरा एक एक्स जेड प्लेन, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट प्लेन यहां पिक्चर में आ जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 प्लेन अपने को समझ में आ गए कि एक तो है जी एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन, है ना। एक है आपका वाई जेड प्लेन और एक है एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक है जेड एक्स प्लेन। देखो बातों को ध्यान से सुनना, बिल्कुल फंडामेंटल फंडामेंटल बातों पे सवाल आते हैं बहुत बार, तो ठीक है जी। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में 3 यहां पे एक्सिस और 3 यहां पे प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। अब एक और बात समझनी है कि जिस तरीके से 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक प्लेन को 2 एक्सिस ने 4 हिस्सों में बांटा था, 1 2 3 4, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में इन 3 प्लेन्स ने पूरे स्पेस को 8 हिस्सों में बांट दिया है ना। देखो यहाँ पे 3 एक्सिस अगर ये रूम में समझ ली जाए, ये एक्स एक्सिस ले ली जाती है, ये वाई एक्सिस ले ली जाती है और ये जेड एक्सिस ले ली जाती है। तो ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, ये जो प्लेन बना रही है, एक्स वाई प्लेन बना रही हैं। ये जो जेड एक्सिस है और ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो ग्राउंड है, ये एक्स जेड प्लेन बन रहा है और ये वाई और ये जेड है, ये वाई जेड प्लेन बन रहा है। तो 3 प्लेन जो है, 3 दीवारें अगर खींच दो आप, ये नीचे वाली दीवार पूरी एकदम खींच दो ऐसे, बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग दीवार, ये वाली दीवार भी इनफाइनाइट लॉन्ग दीवार खींच दो, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग दीवार खींच दो, तो ये कोना हो गया यूनिवर्स का, स्पेस का, ठीक है। इसके बगल वाला हो गया फिर एक, इस दीवार के पीछे 2 हो गए, 2, है ना। फिर एक मेरे इस पीछे इस दीवार के 3, फिर उधर के पीछे 4 और चारों के नीचे एक एक,
4 और 4 8 हो गए, है ना। तो ये जो 3 प्लेन्स हैं ये पूरे स्पेस को 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से से दूसरे हिस्से आ जा नहीं सकते आप, है ना, एकदम 8 अलग अलग पार्ट बना दिए स्पेस के, जिनको बोलते हैं ऑक्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देंगे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन्स जो हैं ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड्स द स्पेस इन 8 ऑक्टेंट्स। 8 ऑक्टेंट्स में 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कौन सा ऑक्टेंट 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, 5 6 7 8 वाला कौन सा है। ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है। क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं होता। क्वाड्रेंट में ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी अगर वाई एक्सिस है, तो क्वाड्रेंट में होता है कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा तो नहीं करते ना, इसको थर्ड बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, ऐसा तो नहीं करते अपन। इनके प्रॉपर नाम रखे गए हैं, इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसी को सेकंड बोलेंगे, इसी को थर्ड बोलेंगे, इसी को फोर्थ बोलेंगे। तो जिस तरीके से 2 डायमेंशन में 4 क्वाड्रेंट हैं, मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूं कि जो 8 ऑक्टेंट हैं उनके कैसे कैसे नाम रखे जाएं, कि भाई किसको फर्स्ट ऑक्टेंट बोलें, किसको सेकंड ऑक्टेंट बोलें, थर्ड किसको बोलें, फोर्थ किसको बोलें, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ किसको बोलें। कोई आइडिया दे सकते हो। एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वाला जो कोना है ये फर्स्ट ऑक्टेंट है। सेकंड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव हुआ, पहले वाई जेड पॉजिटिव रहे, है ना, एक्स नेगेटिव हो गया, देखो ऐसे करके इधर एक्स क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, इधर इधर आ गया मैं। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव हो गया, थर्ड ऑक्टेंट में वाई नेगेटिव हो गया, जेड फिर भी पॉजिटिव रहा, थर्ड हो गया ये। फोर्थ में देखो जरा, फोर्थ में वाई नेगेटिव रहा, देखो ये हो गया आपके 1 2 3 4 ऑक्टेंट, ठीक है ना। मतलब जेड पॉजिटिव होता है चारों के चारों ऑक्टेंट में। तो यहां पे अपन बनाते हैं कि जी ऑक्टेंट नंबर आपका फर्स्ट, यहां पे लिख देते हैं सेकंड, ऑक्टेंट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उनके साइन लिख देते हैं, है ना। ये ऑक्टेंट फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। सेवंथ एंड एट्थ, और एक्स वाई जेड का साइन लिख दूंगा यहाँ पे मैं, एक्स वाई जेड का साइन लिख देंगे अपन। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट है, तो उसमें एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। पहले 4 में जेड पॉजिटिव होता है ना। नेक्स्ट 4 में जेड क्या हो जाता है, नेगेटिव। नेक्स्ट 4 में जेड हो जाता है नेगेटिव। तो पहले 4 में जेड पॉजिटिव, नेक्स्ट 4 में जेड नेगेटिव, है ना। पहले 2 में वाई पॉजिटिव, अगले 2 में वाई नेगेटिव, ठीक है, बता दिया था ये मैंने, है ना। एक ऐसे फील आना चाहिए आपको, 1 2 3 4, है ना। पांचवा कौन सा होगा, पांचवा जेड तो नेगेटिव हो गया, हाँ, जेड नेगेटिव हो गया, फिर इसके पीछे चले जाओ, एक्स और वाई पॉजिटिव है ना। देखो यूं कहें, एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है। फिर पांचवे के बगल में इधर आओ, एक्स नेगेटिव हो गया पहले, वाई पॉजिटिव, फिर उसके नीचे आओ आप, एक्स वाई नेगेटिव हो गया, और फिर इसको पीछे जाओगे तो एक्स पॉजिटिव मिलेगा, वाई नेगेटिव। मतलब आप देखो ये वाले जो 4 डब्बे हैं यही यहाँ पे कॉपी कर दिए मैंने। तो मुझे तो आज तक कंफ्यूजन हुआ नहीं है, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं क्यों रहता है वो, मुझे नहीं लगता अगर आप प्रॉपरली इस बात को एनालाइज करोगे तो कोई समस्या आने वाली है।
ठीक है जी, है ना। ऑक्टेंट वाइज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे अपने को यहां देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वापस से मैं विजुअलाइज करा देता हूं, वापस से बता देता हूं। यहाँ पे 3 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन हो गया, ये मेरा वाई जेड प्लेन हो गया, ये मेरा एक्स जेड प्लेन हो गया। 3 प्लेन 8 भागों में स्पेस को बांट देंगे, है ना। ये वाला फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। फर्स्ट के पीछे वाला फिफ्थ, सेकंड के पीछे वाला सिक्स्थ, थर्ड के पीछे वाला सेवंथ, फोर्थ के पीछे वाला एट्थ, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके हमारे 8 ऑक्टेंट हैं। स्टैंडर्ड रूल एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस को बनाने का ये है, और ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड के साइन लेने का ये है। करेक्ट है ना। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए बोला जाता है 90 डिग्री पे एक्स वाई जेड एक्सिस है। ये एक्स वाई जेड एक्सिस 90 डिग्री पे ना भी ली जाए तो भी पूरा 3D पढ़ा जा सकता है, मगर फॉर्मूले बड़े हो जाएंगे, विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल वो एंगल है जिसको लेने पे चीजें बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नॉर्मली जब भी 3D की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, चीजों को एनालाइज करना होता है, तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब हमें ये एक्स वाई जेड एक्सिस बनानी है तो 2 प्रकार के डायग्राम बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक प्रकार का डायग्राम तो ये होता है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस अगर यूं बनाई जाए, एक्स वाई जेड एक्सिस अगर यूं बनाई जाए तो चीजों को एनालाइज करने में काफी आसानी रहती है। और दूसरे किस्म का डायग्राम जिसमें मैंने देखा है कि अगर x को यूं बनाया जाए, y को यूं बनाया जाए और z को कुछ यूं बना लिया जाए, तब जाकर के चीजों को एनालाइज करना ज्यादा इजी होता है। ये तो देखने का नजरिया है ना भाई, बाहर की तरफ आप जो एक्सिस है उसको आप यूं बनाते हो कि यूं बनाते हो कि कैसे बनाते हो। तो ये 2 प्रकार के चित्र मैंने देखे हैं किताबों में भी, और सवाल सोल्व करते हुए भी मैंने ऐसा महसूस किया है कि कई बार ये वाला चित्र बनाने से ज्यादा मजा आता है सवाल सोल्व करने में, कई बार ये वाला चित्र बनाने में ज्यादा मजा आता है ना, और कई बार एक बॉक्स बना के एनालाइज करने में ज्यादा मजा आता है ना। जैसे आपने ये बना लिया एक क्यूबोइड या क्यूब, कुछ भी बोल दो आप, ये बना लिया और इसमें फिर आप एनालाइज करो, इसमें एनालाइज करो कि यार ये एक्स एक्सिस है ना, इसमें अगर आप एनालाइज करोगे ये एक्स एक्सिस है, ये आप वाई एक्सिस यहाँ पे लोगे, ये आप जेड एक्सिस लोगे, ठीक है ना। और फिर जो है चीजों को एनालाइज करोगे तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा विजुअलाइज करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में पकड़ बनती है आपकी। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि ये जो 3 डायग्राम है, ये 3 डायग्राम अगर आपको बनाने आते हैं और आप का जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा हेल्पफुल रहेगा ये जज करना आता है, तो आपकी ड्राइंग बस इतनी सी है तो काम हो जाएगा 3D ज्योमेट्री में। ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने जितने भी सवाल देखे उनमें 3 प्रकार के चित्र बनते हुए पाए हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया लग गया जी, बहुत ही बढ़िया। अब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो पॉइंट होता है, पॉइंट, यहाँ पे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में तो एक पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है, 3D में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो वो जेड कोऑर्डिनेट और एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है एक बार वापस से अपन देख लेते हैं, मजा आएगा, है ना। तो मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन करने जा रहा हूं, तो थोड़ी आप मेरी हेल्प कर देना, है ना। आप को लग रहा हो क्या बच्चों वाली चीज चल रही है यार, कुछ बढ़िया कराए हैं। डॉट प्रोडक्ट करा दूं सीधा, या जरूरी है ये सब जानना आप लोगों के लिए, है जी। इन्हीं पे सवाल बना के फिर पूछेंगे आपसे, देखते हैं कर पाओगे क्या। बस इतनी ही थ्योरी पे, जितना अभी तक सिखाया है मैंने आपको,
ऐसे भी सवाल आए हैं, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर सवाल आ गया जो हमने अभी तक पढ़ा है, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से वो सवाल हो नहीं पाए लोगों से। तो मेरी आदत है कि मैं चाहे आता हूँ चाहे नहीं आता हूँ, मैं सब कुछ ही लिखा देता हूँ ताकि मुझ पे ब्लेम ना आए आखिरी दिन कि भाई वो बात लिखी होती कॉपी में तो हम वो वाला तीर चला देते। तो इसलिए कॉपी में सब कुछ लिखवा देता हूँ मैं। तो एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आप थोड़ा ये महसूस कर सकते हो, अच्छा एक्स वाई जेड एक्सिस ले ली। अब चूंकि ड्राइंग बड़ी अच्छी चीज होती है, अब ये लाइन सिर्फ इसके ऊपर से लेने में मुझे लगता है थोड़ी फील बदल देगी, है ना। व्हाइट लाइन ऊपर से आएगी कि गुलाबी ऊपर से आएगी, इसका भी महत्वपूर्ण रोल है भाई ड्राइंग में। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि ये पॉइंट जो है ये कहीं यहाँ पे है 3D में, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं इस पॉइंट को एनालाइज करना और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट समझना चाहता हूं मैं। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए, ये कहां से कहां की दूरी है मैं ये समझना चाहता हूं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई बात। आप ये बात बहुत ही गौर से ध्यान से समझें, यहीं से वेक्टर और 3D का जन्म हो चुका है, इन चैप्टर्स का कॉन्सेप्चुअल जन्म हो चुका है जैसे ही अपन इस डेफिनेशन को लिखेंगे, है ना। एक्स वाई जेड एक्सिस का अपने को आइडिया लग गया। ये जो प्लेन्स हैं देखो जी, ये एकदम ये प्लेन नजर आ रहा अपने को। एक्स वाई प्लेन अगर नजर वहां पे नहीं आया था तो यहाँ पे नजर आना चाहिए, एक्स वाई प्लेन नजर आ रहा अपने को। ये एक्स जेड प्लेन अपने को नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन अपने को यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पी पॉइंट में ये जो ए है जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ये बेसिकली चीज क्या है जी। ये ए बेसिकली है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और ये इस पी का वाई जेड प्लेन से दूरी है। आप देखिए ये जो दूरी है, इस दूरी को ए लिया गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस पॉइंट का वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस ए है ना। तो वो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और इसका जो एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस है, एक्स जेड प्लेन से ये डिस्टेंस है, ये मेरा है वाई कोऑर्डिनेट बी। और इसका जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, वो है मेरा जेड कोऑर्डिनेट सी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां पे कोई पॉइंट है तो इस प्लेन से दूरी, इस वाले प्लेन से दूरी, 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो आप। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पॉइंट है तो इस दीवार पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एक नीचे वाले फ्लोर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एक सामने वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो इन जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इन लेंथ से ये 3 कोऑर्डिनेट बने हुए होते हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन। वाई कोऑर्डिनेट की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। अरे बात समझ आ रही है क्या, ये बात समझ में नहीं आ रही है ना भाई। ये देखो एक्स जेड प्लेन से जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है ना, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, और जेड कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन है। जेड कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। इसको बोलने का एक और अंदाज भी है, दूसरे अंदाज में बोलते हैं, जरा देखिए जरा। मैं कह रहा हूं जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट P का एक्स एक्सिस के एलोंग डिस्टेंस है, कि मैं ओरिजिन पे खड़ा था,
मैं x के अलोंग a चला, मैं y के अलोंग b चला, मैं z के अलोंग c चला, मैं p पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? भाई मैं x के अलोंग a चला, y के अलोंग b चला, z के अलोंग c चला तो पहुंच गया a, b, c पे। ठीक है, तो आप यूं कह दो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम yz प्लेन, या आप यूं कह दो डिस्टेंस ऑफ p अलोंग x एक्सिस कह दो, है ना। डिस्टेंस ऑफ p अलोंग x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन ऑब्वियसली, डिस्टेंस है ना, अलोंग x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ p अलोंग x एक्सिस। ये बात बस मैं आपको एक फील देने के लिए बता रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ p अलोंग x एक्सिस, है ना। ये डिस्टेंस है अलोंग y एक्सिस, यहां पे डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग है, और यहां पे डिस्टेंस z एक्सिस के अलोंग है, डिस्टेंस अलोंग z एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट P का इन तीन प्लेन से डिस्टेंस उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, है ना। कई बार सवाल ही आ जाए, मान लो 1,2,-3 का YZ प्लेन से डिस्टेंस बताओ, तो एक्चुअली वो एक्स कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, जो छोटे मोटे एग्जाम है उनमें तो ये सवाल डायरेक्टली देखने को मिल जाता है जी। समझ में आ गई बात? अब मैं आपसे कुछ और बातें भी जानना चाह रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं डिस्टेंस ऑफ P, ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस x एक्सिस से, फ्रॉम x एक्सिस, मुझे इसका x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ कितना है, a, b, c का। हाँ जी, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस बेसिकली आप ये जानने में इच्छुक हैं, ये वाली लेंथ जानने में इच्छुक है ना। मतलब यहां से परपेंडिकुलर मार दिया x एक्सिस पे, आप इस डिस्टेंस को जानने में इच्छुक है ना। और ये जो डिस्टेंस है बेसिकली देखो, ये c लेंथ है तो ये लेंथ भी c हो जाएगी, तो ये लेंथ भी c हो जाएगी, और ये 90 डिग्री पे है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हाइपोटेन्यूज होने की वजह से ये होगा रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना बोला जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जेड एक्सिस से डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्सिस, वो हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीनों प्लेन से डिस्टेंस और तीनों एक्सिस से डिस्टेंस अपने को पता होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए, है ना। तीनों प्लेन से और तीनों एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। और डिराइव कर रहे हैं अपन, कोई ऐसा रट्टा तो मार नहीं रहे। और P का ओरिजिन से डिस्टेंस भी साफ साफ देखा जा सकता है। P का ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे तो देखो ये डिस्टेंस अपने को मिल गया है, ये वाला अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस अपने को मिल गया है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस बेसिकली a है ना। तो ये यूं करके 90 डिग्री की ट्रायंगल बन रही है, तो ये डिस्टेंस हो गया a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका, ओरिजिन से डिस्टेंस हमने प्रूव कर दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना। तो हमने ओपी डिस्टेंस को भी प्रूव कर दिया, है ना। ओपी डिस्टेंस को भी हमने प्रूव कर दिया
कि ओपी डिस्टेंस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनफैक्ट हमने एक वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्यों होता है वो भी प्रूव कर दिया। अगर आप इस ओपी वेक्टर को देखो, ये जो ओपी वेक्टर है, ये ओपी वेक्टर क्या था, ये ओपी वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इसकी जो लेंथ है वो हमने प्रूव कर दी। तो हमने बेसिकली ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ये बात भी हमने सहजता के साथ प्रूव कर दी। तो कई सारी बातें हमने यहां से देखी हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने को याद क्या क्या करना है जी, याद अपने को देखो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस होता है, मेरा जो वाई कोऑर्डिनेट है ये एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस होता है, मेरा जेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस होता है। ये बातें अपने को याद करनी है ना। ए कोमा बी कोमा सी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स वाले को हटा के अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वाई वाले को हटा के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो इसको हटा के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स समझ लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 3D। 3D में हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ लिए, 2D में भी तो समझे थे हमने। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, पता है ना अपने को, 2D ज्योमेट्री में या 3D ज्योमेट्री में भी बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, जेड कोऑर्डिनेट को कुछ नहीं बोलते, कोई ऐसा दूसरा नाम जेड कोऑर्डिनेट का नहीं है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के दो अलग अलग नाम है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, अपने को पता होना चाहिए, ठीक है जी, है ना। मैं फिर से कह देता हूं, ये फॉर्मूले जो है ना यूज करेंगे भाई अपन, याद होने चाहिए। आपने पता है क्या निकालना सीखा है यहाँ पे, और इसको अगर ब्रॉडर सेंस में देखो, आपने एक बिंदु और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने की शुरुआत यहाँ पे की है। अगर मैं 3 डायमेंशन में एक लाइन दे दूंगा आपको और एक बिंदु दे दूंगा आपको और कहूंगा ये डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो निकाला जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिमेट्रिक अंदाज से तो यहाँ पे आपने निकाला है। एक्स एक्सिस एक लाइन ही तो है, अरे लाइन ही तो है लाइन ही है ना। तो इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी कितनी थी ये देख ली अपन ने, है ना, हल्की सी शुरुआत हो गई। और एक पॉइंट की प्लेन से दूरी कितनी है इसकी भी बहुत ही बेसिक शुरुआत आपने करी है। तो हमने इस पूरे बोर्ड पे पता है क्या किया है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला, पॉइंट लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाला, पॉइंट प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकाला। तीन बहुत खास किस्म के डिस्टेंस जो पूरे वेक्टर 3D में होते हैं, 3 डायमेंशन में होते हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी, पॉइंट लाइन के बीच की दूरी और पॉइंट प्लेन के बीच की दूरी, बड़ी खास दूरियां होती हैं जिनकी निकालने की शुरुआत हमने करी है। और आगे जनरलाइज रूप इनका क्या होगा डिस्टेंसेस का देखेंगे अपन, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक बातें मुझे और बताओ आप, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, है ना। ये एक्स एक्सिस मैंने लिख दी यहाँ पे मैं वाई एक्सिस बना देता हूं, यहाँ जेड एक्सिस मैंने बना दी, ठीक है। मैं ये सोचना चाहता हूं कि हाँ भाई मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है 3D में, ये बात बोली जाए तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं करेगा। एक्स एक्सिस क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। मैं चाहता हूं इसकी इक्वेशन बता दो क्या होती है। इसकी इक्वेशन क्या होती होगी भाई, लाइन है तो कोई इक्वेशन होती होगी, क्या होती होगी इसकी इक्वेशन, है जी। ये एक्स एक्सिस दुनिया की वो लोकेशंस हैं, यही वो लोकेशन है जहां पे y और z दोनों जीरो होते हो। तो मुझे लगता है y इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो बोलना चाहिए, है ना।
एक्स एक्सिस के अलावा मुझे बता दो कोई जगह ऐसी है जहां पे वाई और जेड दोनों कोऑर्डिनेट जीरो आते हो? नहीं मिलेंगी। मिलेंगी क्या? क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस से थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे तो वाई आ जाएगा, और थोड़ा सा बाहर जाओगे तो एक्स जेड आ जाएगा। एक्स से कहां जाओगे आप? तो ऊपर जाओगे या आगे पीछे आओगे, ऊपर नीचे जाओगे आगे पीछे आओगे, ऊपर नीचे जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आगे पीछे जाओगे तो जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो है। इसमें किसी को आपत्ति है तो बता दीजिए। आपको आपत्ति लग रही है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कितनी बता रहे हो जी? वाई एक्सिस वो जगह है जहां पे एक्स और जेड जीरो आते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या होती है? जहां पे एक्स और वाई जीरो आते हैं। अरे ठीक है एकदम। इक्वेशन ये ऐसी क्यों होती है भाई? होती है बस, इक्वेशन की शक्ल तो कैसी भी हो सकती है। ठीक है। अरे समझ में आ रही है? समझ में आ रही है क्या? पक्का विक्रम बाबू? चलो, तो तीन एक्सिस की इक्वेशन लिखनी भी आ गई अपने को। धीरे धीरे अपन चीजें तो सीख रहे हैं। अब मैं चाहता हूं मुझे आप तीन प्लेन की इक्वेशन लिख के दिखाओ। मैं चाहता हूं आप मुझे इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन बताओ। जो ये तीन सुंदर प्लेन हमारे हैं, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन बताओ और इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन बताओ। मैं इन तीन प्लेन्स की इक्वेशन जानने में इंटरेस्टेड हो गया हूं अभी। एक्स जेड प्लेन बोले तो ये वाला प्लेन, एक्स जेड प्लेन के जितने भी बिंदु हैं आप इनकी इनकी तरफ देखो, ये बोलेंगे हमारा वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। एक्स और जेड कोऑर्डिनेट तो है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। एक्स जेड प्लेन जो है वाई डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। तो एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू जीरो, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू जीरो, और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन हो गई z इक्वल टू जीरो। है ना? समझ में आ रही बात आपको? हाँ, आपको समझ में आ रही बात? टू डायमेंशन ज्योमेट्री में y इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हुआ करती थी, मगर अब एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में। है ना? समझ में आ रही है? तो तीन प्लेन की इक्वेशन भी समझ में आ गई, तीन एक्सिस की इक्वेशन समझ में आ गई। अब मैं कुछ और बातें भी पूछ रहा हूं आपसे, आप बताना जरा मेरे को। है ना? मैं कई और चीजों की इक्वेशन पूछ रहा हूं आपसे, है ना? मैं वन बाय वन, आप बताओ मेरे को। बता दोगे? है जी? अच्छा बता दोगे। मैं आपसे एक प्लेन की इक्वेशन पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन पूछना चाहता हूं जो, ये एक बिंदु है यहाँ पे 1,0,0, इस 1,0,0 से पास करता हो और YZ प्लेन के पैरेलल हो। ये ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन, ये जो YZ प्लेन है ना, इसके पैरेलल इसको काट के जाता हो, 1,0,0 से पास करता हो। ऐसे प्लेन की इक्वेशन बता दो मुझको आप। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? है ना? मतलब आपको फील कराने के लिए ये पूछ रहा हूं मैं कि मैं इस प्लेन की इक्वेशन जानना चाहता हूं एक तरीके से, और ये बिंदु है 1,0,0, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस डायग्राम में, हाँ। हुँ? क्या हो गया आपको? सर्दी लग रही है? ऐसे क्यों कर रहे हो फिर? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तो। क्या होगी कार्तिकेय? x इक्वल टू 1, बस सिंपल आंसर है। ये वो प्लेन है, इस पे देखो आप, YZ बदलता रहेगा लेकिन x1 रहेगा। तो x1 कहां कहां है, YZ की टेंशन ना लेते हुए उन बिंदुओं को सबको ढूंढोगे तो सारे इस प्लेन पे मिलेंगे, सबको मिलाओगे तो प्लेन बन जाएगा। अरे समझ में आ रही क्या नहीं? तुमको प्लेन की इक्वेशन लिखनी आ रही है अभी धीरे धीरे करके? ये प्लेन की इक्वेशन x इक्वल टू 1 है क्या नहीं? x इक्वल टू 1 कार्तिकेय, है ना? x इक्वल टू 1। अगर मैं ऐसा कोई प्लेन लिखवाऊं आपसे जो 0,
2,0 से पास करता हो और XZ प्लेन के पैरेलल हो, तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 2 प्लेन है, क्या दिक्कत है? ये प्लेन y इक्वल टू 0 है, ये प्लेन y इक्वल टू 1 हो गया, फिर y इक्वल टू सॉरी ये प्लेन x इक्वल टू 0 है, ये प्लेन x इक्वल टू 1 हो गया, फिर x इक्वल टू 2, ऐसे पैरेलल प्लेन आते चले जाएंगे। अरे समझ में आ रही है क्या? ये हम अकेले ही कुछ बात कर रहा हूँ? हाँ समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में नहीं आ रही? आ रही है, चलो ठीक है। तो चलो जी, अब कुछ और बातें करते हैं जरा। प्लेन की बात अगर आपको समझ में आई है तो ठीक है, ठीक है। अब एक एक प्लेन की इक्वेशन आप बताओ मेरे को, मैं कैसा प्लेन जानना चाहता हूं, पहले सुनना ध्यान से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बिल्कुल बीचों बीच से चीरता हुआ ये प्लेन, मैं ये वाला प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, समझ गए ना? ए एक्स और वाई एक्सिस को चीरता हुआ ऐसा करके ये प्लेन, ये वाला प्लेन, मुझे इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, है ना? और इस प्लेन में जेड एक्सिस समा रखी होगी अंदर ही, देख लो चाहे आप ऐसे करके, जेड एक्सिस तो ऐसी समा रखी होगी, वो तो इसके अंदर ही पूरी जेड समा रखी है उस प्लेन के अंदर, और ये एक्स और वाई को बीचों बीच से यूं करके चीर रहा है। मुझे उस प्लेन की इक्वेशन बता दो क्या होगी? है जी, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई कहते हैं एक बार, चलो x इक्वल टू वाई लिखा मैंने, मैं कह रहा हूं बस आप ये देखो इन सारे बिंदुओं का x और y बराबर है कि नहीं है? अगर ये बिंदु बाहर भी आ जाए तो z बदल रहा है, x और y तो बराबर ही है इनका। तो मैं कह रहा हूं z कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, x और y बराबर होना चाहिए बस। अरे समझ में आ रही है क्या? x इक्वल टू वाई, 2D ज्योमेट्री में लाइन थी, 3D ज्योमेट्री में प्लेन हो गया। ये 2D ज्योमेट्री में सारी लाइन थी, लाइन लाइन प्लेन बन गई 3D ज्योमेट्री में। ये भी 2D ज्योमेट्री में लाइन थी, प्लेन बन गई 3D ज्योमेट्री में। अरे समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं x इक्वल टू आई बस, ये एक प्लेन की इक्वेशन है जी। अरे है कि नहीं है प्लेन की इक्वेशन? अरे है प्लेन की इक्वेशन है, मैं कह रहा हूं है, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं मैं आपको, है ये प्लेन की इक्वेशन, मान लो इसको। सोचो क्यों है ना? क्योंकि x इक्वल टू वाई तो देखो इस जगह पे भी रहेगा और इधर भी तो रहेगा x इक्वल टू वाई, तो है ना? z बदलता रहेगा, बदलने तो क्या है उसमें, प्लेन बन गया x इक्वल टू वाई। समझ में आ रही बात आपको? चलो, अगर मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे करके, इस प्लेन को ऐसे करके घुमाऊंगा, तो बदलती जाएगी इक्वेशन प्लेन की। अगर मैं कहूं कि ऐसा प्लेन मुझे बताओ जो यूं कुछ एक्स एक्सिस के साथ ऐसे करके कुछ हो, ये वाला एंगल कुछ हो, मान लो 30 डिग्री हो ऐसे करके, तो आप पहले तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल दोगे और बोलोगे वही 3D में क्या है, प्लेन है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कुल मिलाकर के मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अपने को एक प्लेन की इक्वेशन तो निकालने की सेंस थोड़ी सी हुई है, और ये समझ में आ रहा है कि प्लेन की इक्वेशन कोई मुश्किल तो होती नहीं है, प्लेन की इक्वेशन तो इजीली निकलेंगे एकदम। ठीक है, एक सेंस बस अपन ले रहे थे यहां से। एक आखिरी इक्वेशन मुझे और बता दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए जो x के साथ, y के साथ, और z तो ऐसी है, z के साथ बराबर एंगल बनाती हो, बराबर एंगल बना। देखो ये है, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो एक लाइन है बस इस दुनिया में ऐसी जो तीनों के बिल्कुल बीचों बीच यूं जाती हो, कुछ यूं कि x y और z के साथ बराबर एंगल बनाती, तो ये लाइन की इक्वेशन मुझको चाहिए। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, उसका x y z बराबर बराबर मिलेगा सिमेट्री की वजह से। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो x y z के साथ बराबर बराबर एंगल बनाती है। कितना कितना एंगल बनाएगी वो बाद में बात करेंगे, एंगल भी निकाल लेंगे, उसमें क्या है, बना ही रही है तो।
अरे समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है ना बात? आपको समझ में आ रही है बात आपको? चलो ठीक है। चलो जरा पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं क्या चीज है पोजीशन वेक्टर। हालांकि अपन देख चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। पोजीशन वेक्टर भाई एक पॉइंट की पोजीशन बताता है ना? है ना? वेक्टर टेल्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना? ये जो वेक्टर है ये एक पॉइंट की पोजीशन बताता है। ये एक्स एक्सिस हमने ले ली, वाई एक्सिस हमने ले ली, ये जेड एक्सिस हमने ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूं P, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, पॉइंट P ले लिया मैंने, A कोमा B कोमा C, तो ये जो OP वेक्टर है इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो ये बात अपने को सीखनी है, OP वेक्टर is known as position vector of point P। OP वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, and this can be written as AI cap plus BJ cap plus CK cap। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर A कोमा B कोमा C हैं और पॉइंट P और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ले लो, तो इसको अपन बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो ये यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और है बेसिक सी समझने वाली कि P के पोजीशन वेक्टर A कोमा B कोमा C हैं, एक पॉइंट और ले लें अपन Q, और इस Q के कोऑर्डिनेट मैंने P कोमा Q को मार ले लिए, तो OQ वेक्टर हो जाएगा मेरा पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। तो अगर P और Q के पोजीशन वेक्टर पता हो तो PQ वेक्टर भी पता चल जाता है। ये कहा गया है कि जी PQ वेक्टर जो है, PQ वेक्टर भी पता चल जाता है। PQ वेक्टर कैन बी, ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, है ना? क्यों ऐसा लिखा जाता है? क्योंकि यार ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपन करेंगे डिटेल में चर्चा आगे, एज ऑफ नाउ उसको यूज कर रहा हूं मैं कि जी ओपी वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर को लिख सकते हैं अपन OQ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यहां से PQ वेक्टर देखें अपन, तो PQ वेक्टर आ गया OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, और OQ वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, और OP वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो देख लो अपन ने डिराइव कर दिया, कोई भी चीज मान के नहीं चलनी है, चाहे छोटी सी बात हो, मैं सबके डेरिवेशन तुमको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर कैन बी रिटन एज OQ वेक्टर, है ना? तो PQ वेक्टर जो है ये हो गया OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ठीक है ना? तो अपन लिखते हैं ना कि यार ये बिंदु मेरा A है, ये बिंदु मेरा B है, मुझको AB वेक्टर निकालना है। तो AB वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A कर देंगे तो अपना AB वेक्टर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A कर देंगे तो ठीक है ना? पोजीशन वेक्टर बताता ही पोजीशन है,
तो ये एक फ्री वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर एक फ्री वेक्टर नहीं है ना। यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को, पोजीशन वेक्टर इज नॉट अ फ्री वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज नॉट अ फ्री वेक्टर। ठीक है, ठीक है। मैं एक बात बोल रहा हूं, आप बताना जरा इस बात से सहमत हो क्या? एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बेसिकली वेक्टर ही तो है, वेक्टर ही तो है। तो क्या करते हैं हम, एक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे मान लो 3D में कोई पॉइंट है ए, तो अगर कोई ए के ब्रैकेट में एक वेक्टर लिख दे तो समझ जाना है कि ए का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। मैथमेटिशियन लोगों ने ये स्टैंडर्ड रूल बना रखा है कि, है ना, एक पॉइंट के नाम के बगल में अगर ब्रैकेट लगा के कोई वेक्टर लिख दे तो इसका मतलब वो उसका पोजीशन वेक्टर है। अगर कोई ऐसा करके लिख दे कि बी और उसके बगल में ब्रैकेट लगा करके बी वेक्टर, तो समझ जाना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोटेशन है जी, है ना। इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ए वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, तो बढ़िया है, ये बात अपने को पता चल गई, है ना। तीन पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं क्या? तीन पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं क्या? हमेशा तो नहीं होते कोलिनियर। तो तीन पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मान लो तीन पॉइंट मैं लिख रहा हूं ए बी और सी, ध्यान से सुनना, मैं तीन पॉइंट लिख रहा हूं ए बी सी कोलिनियर हैं, और ए का पोजीशन वेक्टर पता है आपको ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर पता है आपको बी वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर आपको पता है सी वेक्टर। आप कह रहे हो कि ये तीन पॉइंट कोलिनियर हैं, 3 points A, B and C आर कोलिनियर। आप इनको कोलिनियर कह रहे हो। तो मैं कहता हूं अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो वो तभी संभव होगा जब ये जो ए बी वेक्टर बन रहा है, ध्यान से सुनना बात को, ये जो ए बी वेक्टर बन रहा है और ये जो ए सी वेक्टर बन रहा है ये पैरेलल वेक्टर हों। अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये तभी संभव है जब ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए सी वेक्टर। बताओ सहमत हो तो? क्योंकि अगर ये कोलिनियर नहीं होते, ए यहां होता, बी यहां होता, सी यहां होता, तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोलिनियर होते ही नहीं, पैरेलल होते ही नहीं। तीन पॉइंट कोलिनियर होना और दो वेक्टर कोलिनियर होना इस प्रकार से आपस में एक लिंक बनाते हैं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तीन पॉइंट ये कोलिनियर हो रहे हैं तो वो बात दो वेक्टर के कोलिनियर पे आके रुक जाती है। हमें एक तो ये समझ में आना चाहिए, और दूसरी बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि यहां पे दो वेक्टर कोलिनियर होने का मतलब क्या है। ये वाला वेक्टर कितना, ए बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैं बात कर रहा हूं कि ये पैरेलल होना चाहिए सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, है ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? जब एक वेक्टर दूसरे का क्या हो, लेमडा टाइम्स हो। इसको कर दो लेमडा टाइम्स दूसरा वेक्टर। अरे पढ़ाया था ये तो अभी, ठीक है। देख लो जरा एक बार ध्यान से देखिए। देखो मैं यहां से कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब जो है मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर माइनस लेमडा ए वेक्टर। ध्यान से देखो जरा, तो लेमडा ए वेक्टर माइनस का था, इसको लेफ्ट में लेके आए तो प्लस का हो जाएगा,
तो प्लस का हो गया तो लेमडा माइनस 1 ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ये लेमडा बी वेक्टर को मैं इधर ले आया लेफ्ट में, तो माइनस लेमडा बी वेक्टर हो गया, है ना। और सी वेक्टर को यूं का यूं, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये तीन बिंदु थे कि नहीं थे। देखो मैं वेक्टर को बिंदु कह रहा हूं क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। वेक्टर को मैं जब बिंदु कहूं तो समझ जाना मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं। वेक्टर को जब मैं वेक्टर ही कहूं तो इसका मतलब मैं वेक्टर की ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो तीन बिंदु है मेरे पास, तीन बिंदु है मेरे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये कोलिनियर थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन आ गई, इसके कोफिशिएंट का जोड़ देखिए आप, जीरो आ रहा है। इनके कोफिशिएंट देखिए, एक कोफिशिएंट में दूसरा जोड़ के तीसरा जोड़ोगे तो जीरो आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तीन बिंदु हो मेरे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और कोई मुझे कह दे कि तीन बिंदुओं के साथ एक कंडीशन भी है कि x1 ए वेक्टर प्लस x2 बी वेक्टर प्लस x3 सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो मैं खट से कह दूंगा कि अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 जीरो है तो कोलिनियर है पॉइंट। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 जीरो है तो इसका मतलब इस फॉर्मेट के, इस फॉर्मेट के, तो इसका मतलब इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, इसका मतलब इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। पॉइंट्स क्या है मेरे, कोलिनियर हैं। सहमत हो इस बात से, है ना। सहमत हो इस बात से। तो मैं आपको कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट सिखा चुका हूं। मैं आपको सिखा चुका हूं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। थ्री पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की बहुत सारी कंडीशन होती हैं, मैंने सिर्फ आज एक का ही जिक्र किया है, मैंने सिर्फ एक का ही जिक्र किया है। तीन पॉइंट की कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ये भी होती है, क्या होती है कि तीन पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल का एरिया जीरो कर दो जी आप, है ना। तो एरिया कैसे जीरो करेंगे, फॉर्मूला ही नहीं पता अभी तो अपने, थ्री डायमेंशन में तीन पॉइंट ट्रायंगल, तो एरिया निकालना कहाँ आता है अभी अपने को, वो निकालना सीखेंगे फिर जीरो भी करेंगे उसको। और भी कई चीजें होती हैं। तो अभी तो हमें ये बात समझ में आई है कि, एक बार देख लो, लिख भी रहा हूं मैं कि इफ ए बी and C are three points which are collinear, are three points which are collinear, then there exist x1 x2 x3 real numbers, not all zero, such that x1 a vector plus x2 b vector plus x3 c vector equal to 0 and x1 plus x2 plus x3 equal to 0। तीन नंबर x1 x2 x3 ऐसे मिलेंगे जिनका जोड़ जीरो हो रहा होगा और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे होंगे, है ना। भाई x1 x2 x3 तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि तीनों जीरो हो गए वो तो फिर हर बार ही बना देंगे इस कंडीशन को वैलिड, चाहे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कुछ भी हो, ठीक है ना। ठीक है, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, है ना, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ये कंडीशन हो रही है तो पॉइंट कोलिनियर है, पॉइंट कोलिनियर है तो ये कंडीशन हो रही होंगी, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो एक खास किस्म की कंडीशन के बारे में हमने यहां पे सीखा है ना। तीन पॉइंट भी बोल रहा हूं और उनको लिख भी वेक्टर रहा हूं, तो वो पोजीशन वेक्टर हैं, इसलिए मैं ऐसी हिम्मत कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होना अपने को कि पॉइंट
बोला है, लिख वेक्टर दिया, तो वो पोजीशन वेक्टर है भाई। तो पोजीशन वेक्टर की ट्रीटमेंट बहुत केयरफुली करनी चाहिए पूरे वेक्टर 3D पढ़ने के लिए। अगर अपन पोजीशन वेक्टर की ट्रीटमेंट बहुत केयरफुली करते हैं तो काफी सुकून से हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अपन याद कर लेंगे। कोलिनियरिटी की एक खास किस्म की कंडीशन मैंने सिखाई है, इस पे बेस्ड सवाल भी करेंगे कुछ अपन, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को काफी पसंद है ये, क्योंकि कोलिनियरिटी की इस कंडीशन में क्लैरिटी लोगों को नहीं होती, तो इसके ऊपर सवाल भी आते रहते हैं, जब हम करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है।